हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 2। जी हाँ दोस्तों, क्या देखेंगे यानी इसके पहले जो यानी भाग 1 में हम भारतीय संविधान जो अनुच्छेद पढ़े थे उसमें लगभग हम अनुच्छेद आपका 1 से लेकर 61 के बाद 61 तक यानी लगभग हम देख चुके थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया करके जाइए, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा होगा या आइकन पर उसका लिंक दिया गया होगा, उस पर जाइए और पहले यानी भाग 1 को देख लीजिए। यानी उसके बाद आप इस भाग 2 को देखिएगा तो आपको 100% समझ में आएगा। और नहीं भी देखिएगा तो ये तो आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, ये जो आपका वीडियो है वो 100% आपको क्लास में याद होगा, ये मेरी गारंटी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शुरू से लेकर अंत तक बस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, बिना स्किप किए वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है चलिए, हम लोग यानी 61 में देख लिए थे पकानिको का द्विदशम एक ठीक था, जिसके बारे में हम राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद थे उसको देख लिए थे, यानी पकानिको का द्विदशम से संबंधित। उसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद जो 63 है, यानी इसमें उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। तो अब अनुच्छेद 63 जो है ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है। किससे? उपराष्ट्रपति से संबंधित। यानी अनुच्छेद 63 में जो आपका कह रहा है कि इसमें उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो अब इसको याद हम किस तरह रखेंगे? वैसे तो सब कुछ लिखा हुआ है बुक में, लेकिन याद करने का बेस्ट ट्रिक क्या है? और मैं ट्रिक कहीं से खोजता नहीं हूं, बल्कि इसी में छिपा होता है। आप उसको क्या मतलब खोजते नहीं, मतलब ढूंढते नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम किस तरह याद करेंगे। यानी 63 है, 63 में किसका उल्लेख? उपराष्ट्रपति का उल्लेख। तो अब देखिए 63 में किस तरह लिखा गया है, आप देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर 6 है और उसके बाद क्या 3 है। हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? 6-3, यानी 6-3 क्या है? 6-3 में तो खाली ती याद रखिए, 9 को हटा दिए, 6-3। तो क्षति मतलब जब उपराष्ट्रपति को कुछ क्षति पहुंचता है, सॉरी उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति जो होते हैं, अगर राष्ट्रपति को कुछ क्षति पहुंचता है, वो अपने पद पर नहीं रहते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है या मान लीजिए स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या उत्पन्न आ जाती है, तो उनके जगह पर यानी उनके पद को कौन भरता है जी? यानी याद रखना है, सीधी सी बात है कि राष्ट्रपति को कुछ क्षति होती है। ठीक है, राष्ट्रपति को कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ समस्या हो गया, राष्ट्रपति को कुछ क्षति पहुंची, तो उसके स्थान पर यानी उनके सीट को भरने के लिए कौन आता है? उपराष्ट्रपति। तो 6-3 याद रखना है कि राष्ट्रपति को क्षति पहुंचा। 6-3 माने अनुच्छेद 63, 6 और 3। ठीक है, तो 6 और 3, तो 6-3 है, इससे संबंधित आप याद रखिएगा उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया। 6 और 3 में किसका उल्लेख? उपराष्ट्रपति का उल्लेख। किस तरह याद रखेंगे कि 6-3 मतलब कि राष्ट्रपति यानी हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे मान लीजिए, और उनको कुछ समस्या उत्पन्न हो गई, उनको कुछ क्षति पहुंच गई, एक्सीडेंट ही हो गया मान लीजिए, और उनको कुछ क्षति आ गई, तो अब उनके जगह पर कौन आ जाएंगे? उपराष्ट्रपति आ जाएंगे। तो 6-3 में किसका उल्लेख होगा? उपराष्ट्रपति का उल्लेख होगा। याद हो गया होगा? एक बार कमेंट करके बताइए कि हाँ सर बहुत अच्छा लग रहा है। यानी 6-3 उपराष्ट्रपति का उल्लेख। नेक्स्ट हम देखेंगे यानी 7 और 2 मतलब क्या है? 72। अनुच्छेद जो है, आर्टिकल जो है वो 72 है, और 72 में किसका उल्लेख किया गया है? तो राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति, राष्ट्रपति को क्या क्षमा दान की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 72 के तहत। तो अब इसको याद किस तरह रखेंगे? तो देखिए 72 हम लोग किस तरह लिखते हैं? 7-2। क्या लिखते हैं जी? 7-2। अब 7-2 को हमको या क्या रखना है? 7-2। ठीक है, क्या रखना है? 7-2। तो 7-2 अगर तो कुछ भी हो सकता है। यहां पर देखिए पहले क्या है कि 7-2 मतलब किससे कोई साथ मांग रहा है, किसी से उम्मीद है, किसी पर टिका हुआ है, उसका जिंदगी उसी पर टिका है, तो उसी से मांग रहा है कि भाई क्या तुम साथ दो, अगर तुम साथ नहीं दोगे तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। बस समझा रहा है ना? तो ये बेचारे देखिए अब मरने का रियलिटी यही है। यहाँ पर देखिए क्या है 7-2। अगर मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी को फांसी की सजा हो गई है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी को फांसी की सजा हो गई है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? यानी इधर उधर भटकता रहेगा भाई, कि हाई कोर्ट में जाएगा, ठीक है, कि भाई आप क्या कीजिए, साथ दीजिए, मेरे जान को बख्श दीजिए, मेरे जान को बचा लीजिए। ठीक है, वो नहीं मानेंगे, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति से बोलेगा कि भाई आप साथ दीजिए, आप साथ दो, राष्ट्रपति साथ दे देंगे। मतलब राष्ट्रपति के पास क्या होता है? क्षमा दान करने की शक्ति होती है। तो राष्ट्रपति अगर आपका साथ दे दिए, मतलब आप गुनहगार हैं और आपको फांसी की सजा हो गई है, तो आपका अगर कोई साथ दे सकता है तो कौन देंगे? राष्ट्रपति।
कौन देगा? साथ देगा, 7-2। ये बेचारा मान लीजिए कि कोई अपराधी है और ये क्या मांग रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट, मान लीजिए जिला न्यायालय हो गया, वहाँ बोला है कि साथ दो, साथ नहीं दिया। हाई कोर्ट में गया कि आप साथ दीजिए, वो भी साथ नहीं दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में गया तो वही सज़ा सुनाया सुप्रीम कोर्ट कि आपको फांसी की सज़ा होगी, वो भी सज़ा मतलब सज़ा माफ़ नहीं की, वो भी साथ नहीं दिए। तो कहाँ गए वो व्यक्ति, कहाँ गया? राष्ट्रपति के पास गया और बोल रहा है कि महाराज अब आप ही के हाथ में है, आप हमारा साथ दीजिए। तो राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? साथ अगर देंगे आपका तो आपके सजा को क्या किया जा सकता है? माफ किया जा सकता है। तो 7-2 क्या रखना है? 7-2 मतलब यानी कोई गुनहगार है और किसी को फांसी की सजा हो गई है तो कौन साथ देगा? राष्ट्रपति यानी आपके साथ देंगे, मतलब क्या? आपके सर पर हाथ रख देंगे, आशीर्वाद दे दिए तो समझिए कि आपका क्या हो गया, जो आपकी सजा है वो माफ की जा सकती है, यानी राष्ट्रपति को क्षमा दान शक्ति प्रदान है। ठीक है, तो किसके तहत? अनुच्छेद 72 के तहत, यानी 7-2 राष्ट्रपति साथ देंगे तो किसी भी व्यक्ति को क्या कर देंगे? माफ कर देंगे। ठीक है, बस ये याद रखना है। नेक्स्ट है 74, अनुच्छेद क्या है? 74, 7-4। अब देखिए 7-4 को याद रखना है। 74 से क्या याद रखिएगा? 74 मतलब चाहत। 74 मतलब क्या याद रखना है? चाहत। और चाहत मतलब कहाँ पर चाहत? आप लोग मन में किसी को चाहते हो तो मन से चाहते होंगे, बहुत लोग दिमागों से चाहने वाले लोग होते हैं, लेकिन दिमाग से चाहना ठीक नहीं है। किसे चाहना चाहिए? अगर किसी को चाह रहे हैं तो मन से चाहना चाहिए। ठीक है, वरना मत चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? तो वही बात कर रहा है यहाँ पर कि 74 मतलब याद रखना है चाहत। और चाहत कहाँ से? मन से, यानी मन के ट्री से चाहत की भावना उत्पन्न होती है। और किसी मान लीजिए कोई क्या होता है, कोई आपको पसंद आ गया, किसी को आप लाइक करते हैं, तो कहाँ से वो चाहत उत्पन्न होती है? आपके मन के ट्री से, यानी मन का जो पेड़ है, डाली है, शाखा है, सब कुछ आप लगते हैं सपना देखने। ठीक है, तो मन के ट्री से किसकी भावना उत्पन्न होती है? चाहत की भावना उत्पन्न होती है। तो याद रखना है कि 74 माने चाहत, और किसके ट्री से? तो मन के ट्री से, मैंने मंत्रिपरिषद, याद रखना है। ठीक है, हम जो बोलते हैं निगेटिव जल्दी तुम लोग सोचता है, निगेटिव जल्दी सोच लेते हो, लेकिन हम बता रहे हैं क्या याद करना है, वहीं से आपको ये समझना है। ठीक है, यानी मन के ट्री से चाहत की भावना उत्पन्न होती है, यानी मन से ही किसी को हम क्या करते हैं? चाहते हैं। तो 7-4 माने 74, 74 मतलब चाहत किससे? तो मन के ट्री से। और किसी को चाहते हैं तो मन बहुत सारे उसके लिए क्या होती है? भावनाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है 7-4 मतलब क्या? 74। और 74 मतलब चाहत, और चाहत की भावना कहाँ से उत्पन्न होती है? मन से उत्पन्न होती है, आपके दिल से। ठीक है, तो चाहत की भावना दिल से, यानी मन से उत्पन्न होती है। चाहत 74 किससे उत्पन्न होगी? मन से उत्पन्न होगी, तो मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो अनुच्छेद 74 में किसका उल्लेख? मंत्रिपरिषद को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यानी 7-5 यानी 75। 75 पंच प्रधान। 75 माने प्रधान। पंच प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री, सीधी सी बात है। पंच प्रधान याद रखना है। 75 माने पंच, 75 है ना, 75 प्रधान। 75 देखिए किस तरह लिखेंगे? 75 और प्रधान, तो सीधी सी बात याद रखना है। 75 में प्रधानमंत्री, बस कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। यानी 75 में किसका उल्लेख? 75 से हो जाएगा प्रधानमंत्री का उल्लेख। अनुच्छेद किसका? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, सीधी सी बात है, सबको मालूम होगा। ठीक है, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री के नियुक्ति का उल्लेख, और कौन करता है? तो राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, वो तो पीएम हो जाएगा, प्रेसिडेंट, सॉरी। यहाँ पर देखिए ये हो गया 75 यानी प्रधानमंत्री नियुक्ति। उसके बाद है 76, 76 मतलब महान्यायवादी की नियुक्ति। अनुच्छेद 76 में किसका उल्लेख किया गया? महान्यायवादी की नियुक्ति का उल्लेख किया गया। याद किस तरह रखेंगे, इसको याद रखना है। तो महान्यायवादी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। अब अटॉर्नी जनरल बोलते हैं तो इसको हटोनी बोल देंगे, हटोनी। अब मान लीजिए कोई आपके पास बैठा हुआ है, आपका चहेता ही आपके पास बैठा हुआ है, और आप उसको बोलिएगा कि हटो ना, अटॉर्नी जनरल, याद रखना है हटोना। क्या बोलेंगे? अटॉर्नी जनरल, जो अटॉर्नी होता है ना, तो हम क्या बोलेंगे? हटोना, हटोना मतलब एटोनी, हटोना, हटना, एटोना, हटना, एटनो। बस ये संबंध थोड़ा सा आपको याद रखना है कि जैसे आएगा अटॉर्नी जनरल, हटोना, हटना मतलब अगर आप उसको बोलिए कि अपने पास, मान लीजिए आपका साथी है, आपके पास है, तो उसको बोले हटा ना होने जा, तो अब आप इस तरह बोल दिएगा तो फिर आपसे बात करेगा नहीं है, वो आपको छोड़कर चला जाएगा। बस समझे ना, तो छोड़कर चला जाएगा। तो यही आपको याद रखना है। 7-6 क्या होगा? अटॉर्नी जनरल मतलब साथ छोड़ देगा, आपका साथ छोड़ देगा। 7-6
देखिए थोड़ा सा दिमाग का यूज कीजिएगा ना, अपने आप सब पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक महान्यायवादी की नियुक्ति, इसको हम क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल। तो आपका साथी आपके पास में बैठा हुआ था, आप उसको बोलिए, क्या बोले कि हटो ना, तो हटो ना बोलिएगा तो क्या होगा, आपका साथ छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि उसको बुरा लगेगा, भाई इतना प्रिय मेरा दोस्त, इतना प्रिय मेरे जो भी समझिए आप, ठीक है, और बोल रहा है कि हटो ना, अपने पास से ही हटा रहा है, तो क्या होगा, आपका साथ छोड़कर वो चला जाएगा। तो साथ छोड़कर मतलब हटो ना, अगर आप अपने पास से अपने प्रिय को हटाइएगा तो क्या होगा, आपका साथ छोड़कर चलेगा, मतलब 7-6 में किसका, अटॉर्नी जनरल का उल्लेख, याद हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, देखिए ट्रिक मतलब आप सोचिएगा 100% पूरा मिल जाए ट्रिक, तो एक क्या होता है इसमें, कीवर्ड होता है, उसको पकड़ लेना है और उसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7-9 मतलब संसद का गठन, 7-9 संसद का गठन, सताना, 7-9 मतलब 79 में किसका उल्लेख, संसद का उल्लेख। किस तरह याद रखेंगे, किसी देखिए 7-9 यानी सताना, 7-9 से क्या रखना है, सताना, 7-9 सताना, यानी किसी की भी सास जो होती है ना, मान लीजिए आप अगर बहू बन कर जाइए किसी का, तो सास के बाद तो क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा सहना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि सास जो होती है सबकी सताती रहती है। तो सास क्या करती है, सताती है, सताना। अब तो वो बहू जो बोल रही है कि सास जी अब हमको सताइए मत ज़्यादा, ठीक है, यानी सास से क्या याद रखना है, 7-9 मतलब सताना, 7-9 तो सताना हो जाएगा, 7-9 मतलब क्या, सताना, और संसद मतलब सास, यानी सास क्या करती है, सताती है। सास का काम क्या है, सताना, सास का काम क्या है, बहू को सताना, ये याद रखना है, सास का काम है बहू को सताना। तो सास माने संसद और सताना माने 7-9, याद रहेगा, सास मतलब संसद और सताना माने 7-9, तो 7-9 में किसका उल्लेख, संसद के गठन का उल्लेख। थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, अब देखिए संसद है तो संसद के ही 2 अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जो पहले आता है, जैसे मान लीजिए कि हम अपने माँ के बड़े पुत्र हैं, मतलब हम अपने भाइयों से अपने पहले आए होंगे इस धरती पे, इस दुनिया में, तो पहले आए होंगे तो पहले मेरा अंक मिला होगा, 1 नंबर पे हम होंगे, फिर हमारे बाद जो आएगा वो 2 नंबर पे होगा। उसी प्रकार देखिए, यानी आपका संसद जो है, तो संसद का गठन किया गया, तो संसद में सबसे बड़ा कौन है, जिसका जो संसद में 2 सदन होता है आपका, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है, क्या संसद आपका मिलकर बनता है, संसद बनता है। तो इसमें बड़ा कौन है, बड़ा पुत्र कौन है, राज्यसभा, जो कभी विघटित नहीं होता है। तो याद रखना है कि 79 में जब संसद का उल्लेख है तो 80 यानी ये पिता हो गया, तो इसका 2 पुत्र यानी राज्यसभा और लोकसभा। तो बड़ा पुत्र कौन है, राज्यसभा, तो पहले ही आएगा तो 80 याद रखना है। अब बाद में कौन आएगा, लोकसभा, तो ये 81 याद रखना है। राज्यसभा जो कभी विघटित नहीं होता है वो बड़ा है, ठीक है, राज्यसभा क्या बड़ा है, मतलब अस्थायी सदन होता है तो विघटित नहीं होता है। तो मान लीजिए वो क्या हो जाएगा आपका, एक बड़ा है तो पहले आया होगा 80 अनुच्छेद 80 पर किसका कौन हो जाएगा, 80 में हो जाएगा राज्यसभा, और लोकसभा का क्रम क्या हो जाएगा, 81, 79, ये तीनों क्रम से आप याद कर लीजिए। माने सास का काम होता है क्या, सताना, सास मतलब संसद, और सताना माने 7-9, ठीक है। और उसी में याद रखना है कि संसद में 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा दूसरा लोकसभा। तो बड़ा पुत्र यानी इसके 2 पुत्र मान लीजिए, तो राज्यसभा सबसे बड़ा हो गया और लोकसभा उससे छोटा है, तो पहले बड़ा आएगा तो पहला अंक मिलेगा, माने 80 अनुच्छेद किसका हो जाएगा, 79 जब है तो 80 क्या हो जाएगा, राज्यसभा का, और इसके बाद आ रहा है तो 81 किसका हो जाएगा, लोकसभा का। सीधी सी बात है, यानी अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उसके बाद है अनुच्छेद 85। अब अनुच्छेद 85 में इसका वर्णन किया गया है, तो लोकसभा के विघटन का उल्लेख किया गया है, लोकसभा का विघटन। 50 माने होता है भूत प्रेत, याद रखना है। 85 से क्या याद रखना है, 50 याद रखना है। 50 माने भूत। अब भूत जिसके घर में नहीं ना, लोग कहता है छुतहर ठीक लेकिन भूतहर ठीक ना होला, मतलब नहीं बोलते हैं लोग कि किसी घर जिसमें घर में आप शादी कर रहे हैं तो उस घर में देखिए मैंने छुतहर ठीक, मैंने कितनों गल गुजर लोग, लेकिन घर में मतलब भूतहर ठीक ना हो, क्योंकि वो अगर आपके घर में आ जाएगा ना तो आपका पूरा घर क्या हो जाएगा, विघटन कर देगा, आपके घर को बर्बाद कर देगा। यानी भूतहर लोग जो भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। तो वही याद रखना है कि 50 का नज़र अगर किसी पे पड़ गया तो उसको क्या कर देता है, विघटित कर देता है पूरा, याद ये रखना है, ठीक है।
तो 50 यानी 50 माने भूत प्रेत, ठीक है, और उसका नजर जिस पे पड़ जाए तो उसको विघटित करता है। नजर किस पे पड़ा है? लोकसभा पर पड़ा है, तो लोकसभा क्या हो जाएगा? विघटन हो जाएगा। राज्यसभा का तो विघटन होता नहीं है, राज्यसभा बड़ा सदन है तो उसका विघटन नहीं है। विघटन कौन होगा? कितना भी 50 का नजर पड़ जाए, यानी राज्यसभा पर तो विघटित होने वाला नहीं है, लेकिन विघटित कौन हो जाएगा? लोकसभा पर विघटित हो जाएगा। तो याद रखना है 85 यानी अनुच्छेद 85 माने 50, 85 माने 50 माने भूत प्रेत। किसका इसका नजर किस पे पड़ा? लोकसभा राज्यसभा दोनों पड़ा, लेकिन राज्यसभा विघटित नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि विघटन नहीं होता है राज्यसभा का, तो लोकसभा क्या हो जाएगा? विघटन हो जाएगा। तो यानी 50 का नजर लोकसभा पर है, भारतीय संसद जो है लोकसभा पर, और उसका क्या हो गया? विघटन हो गया। तो अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं अनुच्छेद जो है 86, ठीक है, 8(6) अनुच्छेद 86, और इसमें है राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करना। अब राष्ट्रपति जो है, इसमें याद रखेंगे कि राष्ट्रपति यानी संसद को 86 बार तक अभी तक संबोधित कर चुके हैं। यानी राष्ट्रपति संसद को अभी तक कितने बार संबोधित कर चुके हैं? 86 बार। बस याद रखना है ट्रिक से, ठीक है, कि राष्ट्रपति यानी संसद को अभी तक 86 बार संबोधित किए हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रपति का संसद को संबोधित करना, इसका उल्लेख संविधान ने किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 86 याद रखना है। क्या याद रखेंगे कि राष्ट्रपति 86 बार, कितने बार? 86 बार संसद को संबोधित कर चुके हैं। बस सीधी सी बात है, 86 बार। तो यानी 86 में राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने का उल्लेख किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है 8(9) 89। तो 89 में क्या? 8(9) है। तो राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, 8 लोग मिलकर क्या करते हैं? सभापति का निर्माण कर दिए, और 9 लोग मिलकर क्या करेंगे? उपसभापति का मिलकर निर्माण करेंगे, ठीक है। बस यही याद रखना है। 8(9) यानी राज्यसभा में सभापति एवं उपसभापति, 8(9) सभापति एवं उपसभापति का उल्लेख किया गया है 89 में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, या इस तरह भी याद कर सकता है कि 89 में नए सभापति, 89 में अनुच्छेद 89 में नए सभापति एवं उपसभापति क्या किया जाता है? चुना जाता है प्रत्येक राज्य में। कुछ भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 108 है, अनुच्छेद 108। तो अनुच्छेद 108 में किसका वर्णन किया गया है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का वर्णन किया गया है। दोनों सदन मतलब क्या? हम बताए थे 2 सदन होता है, निम्न सदन और उच्च सदन, मतलब लोकसभा और विधानसभा। तो इसमें देखिए हम लोग देखते हैं पूजा पाठ होता है तो बहुत हम लोग बोलते हैं श्री श्री 108 श्री। क्या याद रखेंगे? श्री श्री 108 श्री, माने 2 सदन होता है। एक श्री हो गया लोकसभा, ठीक है महोदय, एक श्री हो गए राज्यसभा। तो श्री श्री मतलब लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। श्री श्री, ये हम लोग को दोनों क्या बोल रहे हैं? लोकसभा को राज्यसभा को दोनों क्या बोल रहे हैं? श्री श्री 108 श्री, माने लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों मिल जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? यानी उसको हम पढ़ेंगे 108 में। यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत होती है? 108। तो याद रखना है श्री श्री 108 श्री। पूजा पाठ वगैरह जहाँ तक हम लोग बहुत देखे हैं, यानी श्री श्री 108 श्री हम लोग बोलते हैं ना जी, तो उसी पर याद रखना है कि श्री श्री 108 श्री। एक श्री माने लोकसभा, एक श्री माने राज्यसभा, दोनों की संयुक्त बैठक मतलब 108 अनुच्छेद में। कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 110। अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो देखिए धन को एकत्र करना इतना आसान नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं? एक एक रुपया, देखिए एक एक, और रुपया कैसे होता है? 0। रुपया का आकार कैसे होता है? 0। तो 1 1 0 याद रखना है। 1 1 0 माने एक एक रुपया। रुपया अगर हम बोलेंगे तो मतलब आपके दिमाग में आएगा 1 रुपया का सिक्का 0। तो 1 1 रुपया माने क्या हो गया? 110। इकट्ठा करते हैं तब हमारे पास क्या होता है? धन जमा होता है। 1 1 रुपया इकट्ठा करते हैं तब हमारे पास धन क्या होता है? जमा होता है, तब हम धनवान बनते हैं। 1 1 रुपया अगर मान लीजिए हम जितना कमा रहे हैं उतना उड़ा दें तो फिर हम अमीर तो नहीं हो पाएंगे, धनवान नहीं बन पाएंगे। बस समझ रहे हैं ना? तो 1 1 रुपया, 1 फिर 1 रुपया माने 0, 1 का सिक्का, ठीक है। तो 110 में किसका? तो धन विधेयक का उल्लेख किया गया, धन विधेयक को प्रस्तुत किया गया। कितना आसान है बोले, समझिएगा, बहुत आसान है भाई। 1 1 रुपया, रुपया माने ये रुपया हो गया, 0 जैसा दिखाई देता है। तो 1 1 रुपया इकट्ठा करते हैं तब कोई क्या होता है? धनवान होता है। तो याद रखना है कि 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। सीधी सी बात है कि धनी कैसे कोई बनेगा? तो 1 1 रुपया इकट्ठा करेगा तब कोई धनवान बनेगा, धन एकत्रित करेगा। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 111 है, और अनुच्छेद 111 में यानी विधेयकों पर स्वीकृति,
और विधेयकों पर स्वीकृति प्राप्त करते हैं। तो अब देखिए विधेयकों पर स्वीकृति मतलब एक यहाँ पर क्या है 111। तो हम कहीं भी जाते हैं तो क्या करते हैं जी 101 रुपया या 111 रुपया न्योता देते हैं, ठीक है। तो अभी न्योता हमारा क्या होता है, स्वीकार माना जाता है। बस समझ रहा है ना, यानी विधेयक मतलब कहीं कानून बनता है उसको छोड़ दिए, एक है ना, यानी 111 रुपये हम क्या किए, न्योता किए, तो क्या हुआ समझिए कि मैंने ये विधि होता है, विधि विधान होता है क्या करने का, न्योता वगैरह करने का। 101 रुपया, 111 रुपया, चाहे 151 रुपया, तो हमको याद रखना है 111 रुपया क्या करते हैं, 111 रुपया न्योता किया जाता है, न्योता करने की विधि है, प्रचलित है, बस याद रखना है 111 रुपया न्योता करने की विधि है, ठीक है, जिसे सभी लोग स्वीकार करते हैं। 111 रुपया न्योता करने की विधि है जिसे सब लोग क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। कोई जाता है देखिएगा 50 रुपये न्योता नहीं करेगा, 100 रुपये न्योता नहीं करेगा, 101 करेगा या 111 करेगा, 121 करेगा, मतलब यही सब, मतलब ये विधि है। तो 111 में क्या करना है, विधि। 111 माने विधेयकों पर स्वीकृति, विधि से विधेयकों पर स्वीकृति। नेक्स्ट देखिए 112। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अनुच्छेद 112 में किसका उल्लेख किया गया है, तो 1 वर्ष के केंद्रीय बजट। अब देखिए यानी 1 वर्ष में कितने माह होता है, 12 माह होते हैं। कितने माह, 12 माह। 1 वर्ष में 12 महीना होता है और 12 महीना में क्या होता है, एक बार केंद्रीय बजट को निकाला जाता है। बस सीधी सी बात याद रखना है, 1 वर्ष के केंद्रीय बजट यानी 12 महीने में एक बार क्या क्या होता है, केंद्रीय बजट, मतलब 1-1-2 होगा ना जी। हाँ, 12 महीनों में एक बार क्या होता है, केंद्रीय बजट यानी वार्षिक वित्तीय वितरण बोला जाता है, ठीक है। याद रखेंगे 12 महीने में एक बार यानी 1 वर्ष के केंद्रीय बजट क्या जाता है, निकाला जाता है। तो केंद्रीय 1 वर्ष के केंद्रीय बजट का उल्लेख किसमें, तो 12 याद रखना है, एक बार निकाला जाता है तो 1-1-12 अनुच्छेद याद रहेगा, यानी 112 में क्या 1 वर्ष के केंद्रीय बजट का उल्लेख किया गया है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट देखिए 124 है। अब देखिए इसमें क्या किया कह रहा है कि 124 अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन यानी सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो इसको किस तरह याद रखेंगे, एक बात बताइए, 1 और 1 में 1 का दुगुना क्या है 2 और 2 का डबल क्या है 4। ये क्या है सर्वोच्च, इसमें कौन है सर्वोच्च, इसमें सर्वोच्च होते जा रहा है, यानी 1 का डबल हो गया 2 और 2 का डबल हो गया 4। इसमें सर्वोच्च कौन है 4, 1 से ऊंचा कौन है 2 और 2 से ऊंचा कौन है 4। तो इसमें सब एक दूसरे क्या होते जा रहे हैं, दुगुना ऊंचे हो जा रहे हैं। तो दुगुना ऊंचा हो रहा है मतलब बड़ा हो रहा है, तो उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ये स्थापना, उच्च न्यायालय उच्च नहीं माने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है। 1, 2 और 4, 1 से ज़्यादा ऊंचा कौन है 2 और 2 से ज़्यादा ऊंचा कौन है 4। ये सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्क्वायर करते जा रहे हैं, ठीक है। 1 गुना 2, 2 दूना 4, उसके बाद मैंने सर्वोच्च, इसमें कौन हो गया 4, तो सर्वोच्च याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय की गठन, सीधी सी बात है, क्योंकि सबको क्या हो रहा है इसमें ऊंचा होता जा रहा है। नेक्स्ट देखिए 148 यानी 148 जो अनुच्छेद है, 148 अनुच्छेद, इसमें किसका उल्लेख किया गया है, इसमें उल्लेख किया गया है आपके भारत का नियंत्रक महालेख परीक्षक का। एक बात बताइए कि भारत का नियंत्रक महालेख, तो आप महालेख यानी सीएजी जिसको बोलते हैं, लेकिन हम लोग को नियंत्रण करने वाला, हम लोगों के हाथों में रेखा खींचने वाला कौन है, एक ही है ब्रह्मा, जिसे कितने हाथ हैं 4 हाथ है। कितने 4 हाथ हैं, यानी भारत का नियंत्रक महालेख परीक्षक का उल्लेख किसमें किया गया है, 148 अनुच्छेद में किया गया है। याद करने का ट्रिक क्या होगा, ध्यान समझिएगा। याद करने के लिए देखेंगे कि पूरे मानव जाति को नियंत्रण करने वाला या उसके हाथ के रेखाओं को लिखने वाला, मैंने लिखने वाला कौन है, ब्रह्मा। कौन है, ब्रह्मा। और उसके कितने हाथ हैं, एक ही है, मैंने एक ही है, कौन, ब्रह्मा। एक ही ब्रह्मा है जिनके कितने हाथ हैं, 4 हाथ है। तो हाँ 4 देखिए, एक हो गया, एक ब्रह्मा, एक ही है ब्रह्मा, माने एक ब्रह्मा है जिनके 4 क्या है, हाथ है, 4 हाथ, हाथ में 8 आ रहा है, माने एक ही ब्रह्मा है जो पूरे विश्व के लोगों के हाथों का लेख लिखते हैं, माने उसका भविष्य तय करते हैं, वो कौन है, ब्रह्मा। और ब्रह्मा के कितने हाथ हैं, एक ही है, माने ब्रह्मा कितने हैं, एक ही है। तो एक हाथ कितने हैं, 4 हाथ, हाथ कितने हाथ है, 4 हाथ है।
उनके कितने हाथ है? 4 हाथ है, तो 4 हाथ में 8 आ रहा है, हाथ में 8 आ रहा है, तो हो जाएगा 1 4 8, मतलब भारत का नियंत्रक महालेख परीक्षक। ठीक है, इस तरह हम लोग इसको याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए 153 यानी 153 में, 153 में किसका उल्लेख किया गया है? तो 153 में उल्लेख किया गया आपका राज्यों के राज्यपाल का उल्लेख किया गया, राज्यों के राज्यपाल का उल्लेख। इसको किस तरह याद रखेंगे? अब यहाँ पर देखिए राज्यपाल को हम क्या बोलते हैं? गवर्नर। तो गवर्नर में गोबर याद रखना है, क्या? गोबर। नर को हटा दिए, क्या याद रखेगा? गोबर। तो गोबर जो होता है, देखिए लोग बहुत सारा घर में क्या करता है, गोबर मतलब चिपड़ी पाते हैं लोग, जिसको उपला बोला जाता है, उपला। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? गोबर को हाथ में लेकर आप पंच से टीन के दीवार में थोप देते हैं, या किसी भी दीवार में थोप देते हैं। यानी गोबर को पहले हम क्या करेंगे? हाथ में लेंगे, ठीक है, गोबर को हाथ में लेंगे, और टीन का दीवार हो चाहे ईंटा का दीवार, हमको टीन का दीवार याद रखना है। और मैंने देखिए गोबर को हाथ में लेंगे, ठीक है, और गोबर को मैंने आपका हाथ में लेंगे और टीन के दीवार पर एक पंच लगाते हैं, ठीक है, एक पंच टीन के दीवार पर लगाते हैं, एक पंच, यानी गोबर को हाथ में लेकर एक पंच से थप्पड़ दाबते हैं ना जी, एक पंच लगाते हैं तो आपका उपला बन जाता है। ठीक है, तो वही याद रखना है। अब यहाँ पर ध्यान समझिए, एक पंच माने 5 टीन के दीवार पर लगाते हैं, गोबर को हाथ में लेकर एक पंच टीन के दीवार पर लगाते हैं, तो क्या बन जाता है? आपका उपला बन जाता है। चिपड़ी जिस तरह देखिएगा, लोग नहीं पाता है लो जी, हाँ, उपला, अरे गोईठा जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, एक पंच टीन के दीवार पर मारते हैं तब उपला बनता है। तो मैंने गोबर को लेकर, तो गोबर माने एक पंच टीन, यानी गोबर को लेकर एक पंच मारते हैं टीन के दीवार पर, याद हो जाएगा, यानी राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 170 जो है, यानी इसमें विधान सभाओं की संरचना, किसकी संरचना? विधान सभाओं की संरचना 170। सीधी सी बात है, देखिए विधानसभा की संरचना 1 है, 7 है और 0 है, 170 170 ONE 170। विधानसभाओं की संरचना। स्कूल इसके लिए ट्रिक है, बाद में स्कूल देख लेंगे। ठीक है, दिमाग पे आ नहीं रहा इसके लिए ट्रिक क्या बनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं 171, याद रखिएगा इसको, यानी 170 में यानी विधानसभाओं की संरचना और 171 में विधान परिषद की संरचना। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं आपका अनुच्छेद 200। तो 200 में क्या है? राज्यों के विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के पास। तो देखिए 200 दो लोग मिलकर क्या करते हैं? साइन करते हैं। 200 माने 2 लोग मिलकर क्या करेंगे? साइन करेंगे, तो अब कोई विधेयक क्या होगा? पारित होगा। तो ये राज्यों के एक कौन राज्य द्वारा अगर क्या करते, यानी विधायिका यानी विधायक लोग क्या करते हैं? उसको पारित करते हैं, उसके बाद ये राज्यपाल द्वारा जाता है। तो 2 लोग मिलकर क्या करते हैं? यानी उस विधि पर साइन करते हैं। 200 माने 2 लोग मिलकर क्या करेंगे? साइन करेंगे, तब कोई विधेयक क्या होता है? पारित। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जितने विधेयक संसद हो विधानसभा के सदस्य हो गए वो लोग, और फिर वो भेजते हैं आपके राज्यपाल के पास। तो वही याद रखना है, 2 लोग मिलकर साइन करते हैं। तो 200 कौन कौन? एक विधानसभा के सदस्य और दूसरा राज्यपाल। याद रखिएगा कि राज्यों की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के पास जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 214। तो अब देखिए 214 मतलब राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। तो अब देखिए उच्च न्यायालय का काम क्या होता है? न्याय देना। अब यहाँ पर क्या है? 214, तो न्यायालय का काम होता है यानी दोषी को, यानी कितनहु दोषी को कचार कर एक को क्या करना? न्याय देना। न्याय देने का काम होता है। दोषी को कचार कर जो निर्दोष होता है उसको क्या करना? बचाना होता है। दोषी को कचार कर, देखिए दोषी को कचार कर माने 4, एक के निर्दोष को क्या करना पड़ता है? आपको बचाना पड़ता है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, आपका 214 जो अनुच्छेद है इसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इसमें कुछ खास है नहीं, आपको क्या करना है यानी इस वीडियो को अब फिर हम रिवीजन करेंगे तो उसी बात को दोहराएंगे।
आपका वीडियो भी लंबा होगा। तो आपको क्या, आप क्या कीजिए, इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार आप लोग जरूर देख लीजिए। अगर 2 बार देख लेते हैं इस वीडियो को तो 100% आपके दिमाग में ये छप जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बात आप याद रखिए, अगर इस वीडियो पर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो जो है आपका 214 तक आ गए हैं, 395 जो अनुच्छेद हैं तो फिर मैं आगे लेकर जाऊँगा। मैं देख रहा हूँ कि भाई आप लोग लाइव जुड़ रहे हैं बहुत कम, और दूसरी बात फिर भी मैं तो आगे बढ़ता रहूँगा, जो वीडियो होगा वो आगे लेकर आता ही रहूँगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जितना हो सके उतने वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग यार, लाइक भी कर दीजिए। कमेंट कीजिए कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पे मैं अच्छा नहीं समझा पा रहा हूँ, कहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, कहाँ पे नहीं। कुछ भी आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर ध्यान दूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।